गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं और इसके अंदर देखिए एटॉमिक ऑर्बिट्स की हम बात करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिट्स क्या है। इससे पहले हम देखें इसके अंदर कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है। दो चीज़ आती है हमारे पास, ऑर्बिट और एक आती है ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए एक नाभिक था और नाभिक के चारों ओर हमने कहा ये कक्ष हैं। कक्ष के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये बोर के अनुसार था, बोर्स मॉडल में था ये, और उन्होंने कहा कि एक निश्चित पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान रहते हैं। ये एक निश्चित पथ इन्होंने यहाँ बात की। लेकिन हाइजेनबर्ग का जब अनिश्चितता का सिद्धांत आया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर स्थिति और वेग दोनों चीज एक साथ, कितने सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की बात हम जहां करें, तो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसकी पोजीशन और उसके वेग को एक साथ ज्ञात कर पाना अनिश्चित है, यानी एक साथ उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग में बताया गया। अब बोर ने कहा कि एक निश्चित पथ में चक्कर लगा रहे हैं, इसी को यहाँ पे उसके बाद जब वेव मैकेनिक्स का डेवलप हुआ, वेव मैकेनिक्स, तो ये निकल कर के आया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित पथ की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी हो सकता है, यानी यहाँ पे बात आई प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी उसकी संभावना की बात हुई। जो एक निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है और वो नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से फैलाव में है, जिसको कहा हमने न्यूक्लियर क्लाउड, न्यूक्लियर क्लाउड, अभ्र, न्यूक्लियर अभ्र जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का पाया जा रहा है। और ये एक निश्चित ऊर्जा के हैं और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। वो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बात निकल कर आई कि ऑर्बिट जो है वो क्या थे, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। यहां बात निकल करके आई थी ऑर्बिटल में क्या था, थ्री डायमेंशनल। ये थ्री डायमेंशनल है। ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं, ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं, टू डायमेंशन की बात करते हैं। ये वेव मैकेनिक्स के ऊपर आधारित था, वेव मैकेनिक्स के ऊपर, और ये बोर मॉडल के ऊपर आधारित था। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऑर्बिट जो है वो एक नाभिक के चारों ओर, जो हमने कक्ष की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, उनके अंदर घूमते रहते हैं एक निश्चित पथ में। फिर अनिश्चितता सिद्धांत है तो उन्होंने कहा नहीं, निश्चित पथ की हम बात कर रहे हैं। एक सूक्ष्म कण के लिए कैसे हम स्थिति और इसके वेग को हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद आया कि ऑर्बिटल के अंदर जब वेव मैकेनिक्स का डेवलप हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्बिटल जो है वो एक क्या है, वेव मैकेनिक्स के आधार पर उन्होंने बताया कि थ्री डायमेंशनल है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो भरने की क्षमता है 2n², जो हमने कहा कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनका लिया। और जब निकल के आएगी 2, 8, 18, 32, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर भर सकते हैं। किसमें, कक्ष की बात कर रहे हैं, सेल की, जो हमने ऑर्बिट का नाम दिया था। यहाँ इन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्बिटल जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो भी विपरीत स्पिन के। ध्यान कीजिए, यहाँ पे हमने कहा 2n² इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ऑर्बिट में, जबकि ऑर्बिटल के अंदर ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है जो सब सेल का अंदर ऑर्बिटल है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगली चीज़ आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास सेल, जिसको हमने क्या कहा था, KLMN, यानी 1, 2, 3, 4, और इस सेल के अंदर हमारे पास हैं सब सेल, जिनको हमने क्या कहा था, SPDF, और सब सेल के अंदर है ऑर्बिटल। S में जैसे एक ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में जैसे 3 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, PX, PY, PZ, इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के।
डी में 5 जिनके आगे हम बात करेंगे, एफ में 7 तक सब सेल होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, सेल के अंदर सब सेल हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में अंतर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के पॉइंट पे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल में देखिए हमारे पास एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, इनकी बात हम यहां पे कर रहे हैं, विशेष रूप से एस पी डी की। तो ऑर्बिटल से यहां पे हमारा अर्थ हो गया कि जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो विपरीत स्पिन के होंगे। अब आता है एस ऑर्बिट कैसा है। तो एस ऑर्बिट के लिए हमें देखिए ये नाभिक है और चारों ओर मैंने कहा था इस प्रकार से ये एस ऑर्बिट की बात, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी चारों ओर समान है। कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, नहीं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक समान है। तो हमने क्या कहा, स्पेरिकल यानी गोलीय आकार में ये कह सकते हैं, गोलाकार। कैसा है ये, गोलाकार आकार में है, स्पेरिकल रूप में है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है एक समान रूप से बिखरी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी में, तो क्या कहें, नॉन डायरेक्शनल। कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। एस के लिए मैंने कहा था एल का जो मान आएगा वो होगा 0, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है हमें, जैसे हमने क्वांटम नंबर में जब पढ़ा था। तो यहाँ पे बात रखेंगे हम कि ये गोलाकार है और इसके अनुसार क्या है, नॉन डायरेक्शनल, यानी कोई दिशात्मक गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तीसरा, एस के अंदर एल का मान 0 है। चौथा, हम कह रहे हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या है इसके अंदर, 0, कहीं पे भी नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन क्या होता है, ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो, 0 हो, वो स्थान क्या कहलाएगा, नोडल कहलाएगा। आगे आएंगे, इसका विवरण पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे हम कह सकें कि 0 हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। यहाँ कहीं पे चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है और वो एक समान बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एस ऑर्बिट इस प्रकार का है और इसके अंदर सब सेल भी एक ही है, ऑर्बिटल एक ही होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो होते हैं विपरीत स्पिन के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसमें पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिट में देखिए एल का मान जो होगा 1 होगा, डायरेक्शनल होगा, यानी कि दिशात्मक गुण होंगे इसके अंदर, दिशात्मक गुण पाए जाएंगे। कैसा होगा, डंबल शेप्ड, डंबल शेप। आकार कैसा है, डमरू के आकार का, डंबल शेप मतलब डमरू के आकार का। ये हमारे पास पी के हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम ले लें। तो यहां पे नोडल प्लेन कितने होंगे, 1, एक ही होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। और ये लोब जो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है यहाँ पे, और इसका ये डायरेक्शन है जो एक्स एक्सिस की ओर दिखाया गया है। इस प्रकार से पी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 3 सब सेल्स हमने बताया ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिए हमने कहा ये हमारे पास एक्स एक्सिस की ओर ले लिया हमने, ये हमारे पास क्या गया, नोडल आ गया इसके प्लेन। इसी प्रकार से वाई एक्सिस की ओर और जेड एक्सिस की ओर। तो तीनों इसके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
और नोडल एक एक पाया जाएगा इनके अंदर, जहाँ पे मैंने कहा नोडल प्लान जो है वो एक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे पाए जाने की संभावना शून्य होती है। दूसरा, ये डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखिए आप दोनों ओर है, तो ये दिशात्मक गुण शो करेगा, एस दिशात्मक गुण शो नहीं कर रहा था। तीसरा, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्ष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी भरने की क्षमता कितनी है इसकी 6, पी एक्स में 2, पी वाई में 2, पी जेड के अंदर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाएंगे। 3 इसके अंदर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, सब ऑर्बिट, सब सेल जिसको हम कह रहे हैं, जिसके अंदर पी के अंदर 3 सब सेल्स हमारे पास हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और एक डमरू के आकार की शेप ये लिए हुए होता है। क्लियर है? इसके बाद हम लेते हैं अगला डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डी क्या है देखिए, डबल डी में देखिए, पहले एक बार समझ लें इसको। जैसे हमने कहा था पी ऑर्बिट था हमारे पास, ये यहां पर डी ऑर्बिट कैसा है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डंबल शेप्ड। वो डंबल के आकार का था, ये डबल डंबल शेप्ड आकार का है। इलेक्ट्रॉन की कितनी कैपेसिटी, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सब ऑर्बिट्स के अंदर कितने, इसके अंदर 5, और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो भराव क्षमता है प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की है, डबल डंबल शेप्ड है, और ये 5 प्रकार के होते हैं सब सेल्स में। देखिए कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 प्रकार के कक्ष हमारे पास पाए जाते हैं, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या बिटवीन एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर कैसे पाए जाते हैं देखिए। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये तो बिटवीन एक्सिस ये 3 कक्ष जो है वो बिटवीन एक्सिस होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। कैसे, यहां आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लोब कहां से जा रहा है, दोनों के मध्य से जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डी एक्स वाई, यानी बिटवीन एक्स और वाई के मध्य इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो हम शो कर रहे हैं वो लोब यहां पे बता रहे हैं। दूसरा, ये वाई ले लें, इसको जेड ले लें, और ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई जेड। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो बिटवीन जेड एक्सिस वाई एक्सिस के मध्य जो कक्ष पाया जाएगा वो होगा डी वाई जेड का। तीसरा, ये एक्स ले लेंगे, जेड ले लेंगे हम, तो डी जेड एक्स। तो इस प्रकार से 3 कक्षक जो हैं ये कैसे हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, तीनों जो बिटवीन एक्सिस के मध्य पाए जाते हैं, इसलिए इनका आकार इस प्रकार का होगा। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर, डी माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 2 यहां पे ये क्या होंगे, एक्स एक्सिस के अबाव होंगे, एक्सिस अबाव, और ये तीनों क्या होंगे, बिटवीन होंगे। तो ये कैसे होगा देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस का आ गया, और ये हमारे पास वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम कहेंगे यहां पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे दोनों में मैंने कहा, यहाँ पे प्लेन में भी हमारे पास नोडल जो होंगे, नोडल तल वो होंगे 2-2, क्यों एक्स वाई तो वाई जेड और जेड एक्स का बन जाएगा,
वाई जेड है तो एक्स वाई और जेड एक्स का बन जाएगा, जेड एक्स है तो एक्स वाई और वाई जेड के दो दो नोडल प्लेन इसके अंदर होंगे। ठीक है, एक एक यहाँ पे दो दो। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट हमारे पास क्या है, ये डी जेड का हो गया हमारे पास। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसलिए हमने कहा नोडल प्लेन इक्वल टू 0। यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है किसमें, डी जेड स्क्वायर में। क्लियर है। तो इस प्रकार से डी कक्षक जो हैं वो हमारे पास 5 सब सेल्स में आ गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये सब क्या है, डी जनरेट ऑर्बिट हैं। कैसे हैं, डी जनरेट, अर्थात इनकी ऊर्जा एक समान है। जब तक इनके पास कोई लिगेंड नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तब तक इनकी ऊर्जा एक समान बनी रहेगी। दूसरा एक चीज़ आपको डी ब्लॉक के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सा आइडिया दे दूं यहाँ पे कि डी कक्षक जो हैं वो स्प्लिट होते हैं। ये आगे कक्षा में आपके आएगा, पर थोड़ा सा आपके होना चाहिए यहाँ पे कि हमारे पास ये डी कक्षक हैं 1 2 3 4, डी एक्स वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये इनको बोलते हैं डी जनरेट कक्षक, डी जनरेट ऑर्बिटल। कौन से, डी कक्षक वाले 5। यहाँ पे क्या होता है, जब तक कोई लिगेंड इनके पास नहीं आता है तब तक ये डी जनरेट रहते हैं, समान ऊर्जा के बने रहते हैं। जैसे कोई लिगेंड उस परिधि में आएगा, एक्स एक्सिस के मध्य आ सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास जो लिगेंड जो है वो किस रूप में आ रहा है, ये निर्भर करता है फिर इसकी स्प्लिटिंग, टूटना ये कह सकते हैं हम, या 2 भागों में विभाजित हो जाना। ये 2 भागों में से विभाजित हो जाते हैं जिनको हम एक कह देते हैं T2G, ए को EG। ये हम किस में ले रहे हैं, जब ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, और टेट्राहेड्रल होगा तो E और T2E हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 भागों में, यानी एक मध्यम की ऊर्जा जो एक सामान्य ऊर्जा थी उस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के कक्षक बन जाएंगे, कुछ जो है वो निम्न ऊर्जा के बन जाएंगे। अधिक वाले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और लो वाले कौन से हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब ये कम और ज़्यादा क्यों होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया कि कोई लिगेंड एक्स एक्सिस के मध्य, ये हमारे पास एक्सिस है वाई है, कि इसके पैरेलल आ रहा है। एक्स एक्सिस ये लिगेंड है, ये मेटल है, ये लिगेंड इसके बिल्कुल एक्स एक्सिस के सामने आ रहा है, या हो सकता है ये लिगेंड यहाँ से आए। तो ये निर्भर करता है कि लिगेंड किस ओर से आ रहा है, और एकदम सामने आने का मतलब इसके ऊपर रिप्लेशन ज़्यादा होगा तो एनर्जी का मान ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये अपनी सामान्य ऊर्जा से इतने अधिक हो जाएंगे, ये सामान्य ऊर्जा से इतने लो ऊर्जा के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल के अंदर हमें सबसे मोटी चीज़ ये की देखनी है कि एस ऑर्बिटल जो है वो गोलाकार होता है, नो डायरेक्शनल होता है, जिसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। पी ऑर्बिटल डम्बर शेप का होता है, डमरू के आकार का, जिसमें एक नोडल प्लेन होता है और दोनों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है, जिसके अंदर 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं तो डी के अंदर डी जनरेट ऑर्बिट स्थिति ऐसी है, स्प्लिटिंग के बाद ये स्थिति बन जाती है, और इसके अंदर 5 सब ऑर्बिट्स में जिसकी बात कर रहे हैं ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से 5 कक्षों में विभाजित रहता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो वो 10 की इसमें भराव क्षमता है। एफ की हम बात करें, आगे कक्षाओं में आएगा भी, आपके इतना नहीं है, तो इसमें कितना होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 और ये 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे रहते हैं। ये स्थिति कब है, डी जनरेट की स्थिति है, और जब लिगेंड आता है तो इनके अंदर स्प्लिटिंग की स्थिति एक अलग तरीके से बन जाती है, जैसे कि डी के अंदर बनी है। तो ये हम ऑर्बिट की बात यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ओबॉव प्रिंसिपल, जिनके अंदर हम पाउली अपवर्जन, N+L नियम, इलेक्ट्रॉनों कैसे भरा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।